हाय एवरीवन। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहला और जरूरी स्टेप क्या है? ऑफ कोर्स एनसीईआरटीज। ये तो हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटीज यूपीएससी का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो या ज्योग्राफी, इकोनॉमी या फिर पॉलिटी, ये बुक्स आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनाती हैं और सब्जेक्ट्स का फैक्चुअल क्लैरिटी भी देती हैं। लेकिन कभी कभी एनसीईआरटीज को पढ़ना बोरिंग और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, राइट? लेकिन अब नो मोर बोरिंग पढ़ाई, हम लाए हैं जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम, एक ऐसा एनसीईआरटी प्रोग्राम एंड यूपीएससी गाइडेंस प्रोग्राम जिसमें आपको मिलता है एनसीईआरटीज का एक बेहतरीन एनिमेटेड वीडियो कोर्स स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जहां आप बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को विजुअल एनिमेशंस के थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स या फिर मुगल एम्पायर के हिस्टोरिकल बैटल्स को समझने और याद रखने में बहुत दिक्कत होती है? डोंट वरी अबाउट इट। एनिमेशंस विल हेल्प यू विजुअलाइज एंड रिटेन कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब सब कुछ होगा इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। एनिमेशन से ना सिर्फ आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझ पाओगे, बल्कि रिवीजन भी ज्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे। इंटरैक्टिव लर्निंग का फायदा यही होता है कि आप एग्जाम में फास्टर रिकॉल कर पाते हो और समझ भी आपकी डीप होती जाती है। और सबसे बेहतरीन बात, आप अपनी प्रिपरेशन को कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं विद दिस एनिमेशन कोर्स। इसके अलावा इस प्रोग्राम में शामिल है पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और रेगुलर इंटरेक्शंस विद वेल नोन ब्यूरोक्रेट्स, जिससे आपके सारे डाउट्स को मिलता है इंस्टेंट आंसर। तो फिर देर किस बात की है? चलिए मिलते हैं आपसे जूनियर यूपीएससी प्रोग्राम में हमारे एनसीईआरटी एनिमेटेड वीडियोस के साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट। दोस्तों, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ना हम मोशन को हर जगह देखते हैं। जैसे रास्ते पर चलती गाड़ियां हों, पार्क में खेलते बच्चे हों, या फिर हमारा सिंपल वॉक ही करना क्यों ना हो। लेकिन ये मोशन जितना आसान हमें दिखता है, उतना आसान एक्चुअल में होता नहीं है। इसके पीछे ना कई चीजें काम करती हैं, जैसे कि फोर्सेस, फ्रिक्शंस, प्रेशर। इन प्रिंसिपल को समझना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया है और इन्हीं दुनिया के कई सारे फिनोमेनास और इनोवेशंस का कोर है, जो इस दुनिया को फंक्शनल और कॉम्प्रिहेंसिबल बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इन्हीं फंडामेंटल्स के बारे में। सबसे पहले आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि टाइम को एक्यूरेटली मेजर करना इतना जरूरी क्यों है, और कैसे हमारे एंसेस्टर्स, जब हम लोगों ने क्लॉक तो बनाया ही नहीं था, उस टाइम भी ये लोग टाइम का ट्रैक एक्चुअल में रखते कैसे थे, वो नेचुरल फिनोमेना का क्या यूज होता था या फिर वो कैसे करते थे। सबसे पहले बात करते हैं नेचर्स क्लॉक की। पुराने जमाने में ना लोगों ने टाइम को समझने के लिए नेचुरल फिनोमेनास पर अपनी डिपेंडेंसी दिखाई। सन की पोजीशन एक कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं आप, जिसके शैडो से लोग इस बात का अंदाजा लगा लेते थे कि अभी कितना टाइम हो रहा होगा। और इसी प्रिंसिपल्स पर ना पुराने जमाने में सन डायल्स बने थे, जो एंशिएंट टाइम पर एक इंपॉर्टेंट गैजेट होता था टाइम को मेजर करने का। फिर बात करते हैं मंथ्स और ईयर्स की। टाइम तो हमने देख लिया। देखो, इसके लिए मून साइकिल और अर्थ के रिवॉल्यूशन पीरियड को ध्यान में रखते हुए हम मंथ्स और ईयर्स की भी तुलना कर लेते थे। जब अर्थ सन का चक्कर लगाता है तो एक साल बनता है और मून के फेजेस से मंथ्स का पता चल जाता है। अब आते हैं हम बहुत ही माइन्यूट टाइम फ्रेम के लिए, जैसे कि पेंडुलम। ये पेंडुलम क्या है? एक छोटा सा सिंपल सा आप मेटेलिक बॉब ले लीजिए, कोई भी गोला ले लीजिए लोहे का, और उसको एक थ्रेड के थ्रू लटका दीजिए और उसको एक फोर्स के साथ उसको स्विंग होने दीजिए, जो कि आगे पीछे ये ऐसे स्विंग करता रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ये प्रिंसिपल पुराने पेंडुलम क्लॉक्स में यूज होता था, और आज भी आप लोग अपने घर पर चाहो तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जिसमें पेंडुलम के साथ और उसके ऑसिलेशन के साथ उसको आप मेजर करके देख सकते हो। लेकिन अगर हम आज की बात करें ना, तो आज हम लोग क्वार्ट्ज क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल की ऑसिलेशन से टाइम को बिल्कुल एक्यूरेटली मेजर करता है। आपको पता है, ये जो गैलीलियो गैलीली थे, इन्होंने एक बार चर्च में लैंप को ऑसिलेट होते हुए देखा, और इन्होंने ये ध्यान दिया कि यार ये लैंप जो है ना, ये तो एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम पर ही मोशन किए जा रहा है, और कहीं ना कहीं यही एक नया रास्ता खुलता है उनके लिए, जिसके बेसिस पर हम लोगों ने पेंडुलम क्लॉक को डिजाइन होते हुए देखा। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स और डिस्टेंसेस की। जब इंसानों के पास कोई व्हीकल नहीं था ना, तो भाई साहब वो अपनी
इन्हीं दो पैरों की सवारी पर चला करते थे। धीरे धीरे उन लोगों ने समझा कि अरे नहीं, हम तो जानवरों के ऊपर चढ़ के भी चल सकते हैं। फिर किसी ने वुडन लॉग्स का एग्जाम्पल दिया, यार इनको ढंगलाना आसान है। इसी तरीके से धीरे धीरे व्हील का आविष्कार हुआ। लेकिन इस व्हील के आविष्कार के बाद धीरे धीरे हम लोगों ने देखा कि अब स्टीम इंजन तक का सफर आ चुका है। तो ये सारी चीजें ना हमारे साइंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज की तो बात ही छोड़ दो, आज हम लोग ऐसे ही आविष्कार में जी रहे हैं जहां पर मोनो रेल्स, मेट्रो रेलवेज, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, इलेक्ट्रिक कार्स और यहां तक कि अब तो हम लोग एरोप्लेन से भी उड़ के चले जाते हैं। तो साइंस तो बहुत आगे बढ़ चुका है। अब डिस्टेंस के बाद बात आती है लेंथ को मेजर करने की। देखो हमारे डेली लाइफ में ना लेंथ को मेजर करने की बहुत जरूरत होती है। आप टेलर के पास जाओगे, कोई कारपेंटर है, वो बिना मेजरमेंट के कोई भी कपड़े या फिर कोई भी गैजेट या कोई भी वुडन का आर्टी पीस बना ही नहीं सकता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लोग कोई भी अनमेजर्ड डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, अनमेजर्ड डिस्टेंस को हम लोग एक पर्टिकुलर यूनिट के साथ में मेजर करने की कोशिश करते हैं। पुराने जमाने में लोग कैसे करते होंगे आप सबको पता है। हम लोग जैसे पैरों से, या फिर जैसे हम लोगों ने कदम चला कि ये हमसे 10 कदम की दूरी पर है, या फिर हम लोगों ने अपना ये इस्तेमाल किया ऐसे 1 2 3। तो ये बेसिकली हैंड स्पैन को इस्तेमाल करके। लेकिन आप सबको पता है कि सबका ये हाथ तो यार अलग अलग होता है, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं थी। धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसमें स्टैंडर्ड यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसमें हम लोगों ने मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसी चीजों को भी डिफाइन करना स्टार्ट किया। यहां पर बुद्धिमानी की बात यह है कि अगर कोई कर्व्ड पाथ है तो उसको कैसे मेजर करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया और थ्रेड को उसके पैटर्न पर लगा दिया, फिर उसको सीधा किया और सीधा करके उस सेम स्केल पर मेजर कर लिया ऐसे करके, है ना। तो इस तरीके से भी बहुत ईजी हो जाता था। चलिए अब हम लोग ना मोशंस की बात करते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। पहला टाइप है इसका स्ट्रेट पाथ में रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, और तीसरा है आपका पीरियोडिक मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि रेक्टिलिनियर मोशन बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलेगा, जैसे कि एक गाड़ी, उसको कि आप बिल्कुल सीधे पाथ पर, कहीं मुड़ना नहीं है, उसको बिल्कुल सीधे जाना है, एक तो वो हो गया। दूसरा हिस्सा क्या है, सर्कुलर मोशन। जैसे कि आप ये देखिए सुई की घड़ियां कैसे मूव कर रही हैं, सर्कुलर मोशन है ये इनका। इसी तरीके से अगर हम बात करें पीरियोडिक मोशन का, तो वो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे वहां पर वापस आएगी, बार बार वापस आएगी रेगुलर इंटरवल्स पे। जैसे कि अभी हम लोग पेंडुलम का एग्जाम्पल ले रहे थे। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि एक यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन उसे कहेंगे जो कि एक पर्टिकुलर इंटरवल पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलता है और उतने उतने इंटरवल पर लगातार उतना ही डिस्टेंस चलता है। और कुछ होते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल्स में वो अलग अलग डिस्टेंस को ट्रैवल करते हैं। फिर यहां पर बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी बेसिकली किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम कितनी तेज चलता हुआ देख रहे हैं वो मेजर करता है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा और कितनी तेजी से वो पहुंच गया, इस चीज को हम लोग वेलोसिटी का नाम देते हैं। इसी से जुड़ी हुई एक चीज है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी तेजी से बदल रही है उसको वो डिफाइन करती है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट तुरंत आ रहा था, धीमे हो गया, तो ये कितनी तेजी से इसने इस वेलोसिटी को कम किया, वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। या फिर धीमे धीमे जाते एकदम तेज हो गया, तो ये कितनी तेजी से ये तेज हुआ, वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो एक्सेलरेशन को हम लोग फाइनल वेलोसिटी और जो इनिशियल वेलोसिटी थी उनके बीच का डिफरेंस और उनको टाइम से अगर डिवाइड कर दे तो वो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताता है। यहां पर जैसे ही स्पीड बढ़ती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, और जब इसकी स्पीड धीमे 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 घटती रहती है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब आइए हम लोग बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं मोशन के कुछ इक्वेशंस के बारे में। वैसे तो देखो ये बहुत ही जनरल परसेप्शन में हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक लीनियर पाथ पर, स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है और वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता जा रहा है, मतलब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है, घटती चली जा रही है, जो भी आप कह सकते हो, इन सभी सिचुएशंस में उसकी वेलोसिटी, उसका इनिशियल स्पीड या फिर फाइनल स्पीड या फिर उसका एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे टर्म्स ना आपस में रिलेटेड होते हैं और इन्हीं के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसमें ना बेसिकली 3 प्राइमरी इक्वेशंस होते हैं। इन 3 प्राइमरी इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करूं उससे पहले मैं आपको यहां पर इनके कुछ वेरिएबल्स के मतलब समझा देता हूं। अगर कहीं पर भी u लिखा होगा तो u का मतलब है इनिशियल स्पीड या फिर इनिशियल वेलोसिटी। अगर कहीं पर v लिखा है तो इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी। अगर कहीं पर a वर्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम और s का मतलब है डिस्टेंस। अब इन्हीं के साथ हम लोग सबसे पहले इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at।
ये जो v, u और at इसका मतलब है कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए, उसका एक्सेलरेशन पता चल जाए और वो कितने टाइम तक ट्रैवल कर रही है ये पता चल जाए, तो हम इस पूरे इक्वेशन से उसकी फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं कि इनिशियल में उसकी वेलोसिटी इतनी थी तो फाइनल अब कितनी हो चुकी है। इसी तरीके से जो इस प्राइमरी इक्वेशन का दूसरा रिलेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका फॉर्मूला भी सिंपल ही है, ये आप देख सकते हो, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एक बात का ध्यान देना कि अगर हमें यह पता चल जाए कि एक ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल वेलोसिटी में कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी में पहुंची तो कितनी हुई, कितने एक्सेलरेशन से गई और कितने टाइम में पहुंची है, तो इन सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर हम यह डिफाइन कर सकते हैं कि यह ऑब्जेक्ट कितने दूर ट्रैवल करके गई है। तो यहां पर अगेन इस रिलेशन ऑफ मोशन को हम लोग देख सकते हैं। सिमिलरली जो इस प्राइमरी इक्वेशन का तीसरा और आखिरी इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है p स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका सिंपल सा फंडा यह है कि अगर आपने इस पूरे इक्वेशंस में से टाइम को निकाल दिया, कहीं पर भी टाइम नहीं दिखेगा आपको इस इक्वेशन में, है ना, तो इनफैक्ट इसके जरिए भी आप लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी और अगर एक्सेलरेशन भी पता है ना तो भी आप लोग क्या कर सकते हो, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थे हमारे 3 प्रोमिनेंट रिलेशंस ऑफ मोशन। मोशंस के रिलेशंस को समझने के बाद अब आइए एक और मजेदार कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन को ना हम लोग अट्रैक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाला फोर्स है, बशर्ते उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर मास होना चाहिए। जैसे कि हम लोग इस पृथ्वी से जुड़ के रहते हैं, भाई हमारे पास भी मास है और इस अर्थ के पास भी मास है। क्योंकि अर्थ ज्यादा मास का है इसीलिए वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ये जो पूरा रिलेशन है अट्रैक्शन फोर्स का, ये सिर्फ हमारे अर्थ या फिर हमारे इर्द गिर्द ही हम नहीं देख सकते, बल्कि इसको हम और बियॉन्ड जाके अगर देखें, हमारे सोलर सिस्टम में बात करें तो एक बड़ा सा सन और उसके चारों तरफ हमारा छोटू सा ये अर्थ रिवॉल्व करता रहता है। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं इन दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स का ही असर है। सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ मून का घूमना, रिवॉल्व करना, यह भी कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन को ही दर्शाता है। तो अब हमें यह तो समझ में आ गया कि ग्रेविटी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगती है। ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से समझाया था हमारे महान साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने। एक्चुअल में हुआ यूं था कि आप सबको ये कहानी तो वैसे पता होगी कि वो एक बार पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे थे और वो पेड़ सेब का था। अचानक से सेब उस पेड़ से नीचे गिरता है और उनका एक बहुत ही सिंपल सा ऑब्जर्वेशन इस तरफ उनको ये सोचने पर ट्रिगर करता है कि आखिरकार हर एक चीज जो भी उन्होंने आज तक लाइफ में देखी है वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ही क्यों गिरती है। और यहीं से उन्होंने ग्रेविटेशनल की एक बड़ी थ्योरी का शुरुआत किया। इस बड़ी थ्योरी के अंदर में हम लोगों ने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में समझा। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए एक छोटे से फॉर्मूला पर बेस्ड थी, जिसको हम लोग यहां पर देख सकते हैं। इस फॉर्मूला को बोलते हैं F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब ये G जो यहां पर है वो आपके लिए क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये F वर्ड जो है ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है और यहां पर m1 और ये m2 ये दो अलग अलग मासेस हैं, दो ऑब्जेक्ट के मासेस हैं, और जो r है इन दोनों मासेस के बीच के डिस्टेंस को दर्शाता है। अब यहां पर हम इस चीज को समझें कि अगर किसी भी दो मासेस के बीच में हम इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल सकता है। अब चूंकि मैं और आप भी शायद किसी ना किसी फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन हमारा मास इतना कम है और हमारे बीच के डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी भाई साहब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो उतना कम होता जाएगा। तो इनफैक्ट हम लोग बहुत पास भी आ जाएंगे तो भी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम होगा कि हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर ना आपके मन में एक सवाल जरूर से आया होगा कि अगर सर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करता ही है तो हमारा जो अर्थ, छोटू सा अर्थ, ये बड़े से सन के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ये उसके अंदर क्यों नहीं घुस जाता है। सेम केस विद द मून एज वेल, कि अर्थ के चारों तरफ ये मून रिवॉल्व क्यों कर रहा है, ये इसके अंदर क्यों नहीं घुस जाता है। ग्रेविटी है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनको आपस में जोड़ क्यों नहीं देती है, इनको एक पर्टिकुलर दूरी बनाए रखने के लिए क्यों मजबूर कर देती है। तो चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक प्रकार का ऐसा फोर्स होता है जो कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए इस प्रकार से मजबूर करता है कि वो हर बार ऐसा प्रतीत होगा कि वो सेंटर की तरफ आना तो चाहता है लेकिन वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा,
वहां से सेंटर की तरफ आने की कोशिश करता होगा, वो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, और ऐसे करते 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 सारे पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते जाएंगे तो एक सर्कुलर मोशन बन जाता है। इसी फोर्स को, जो ये फोर्स इसको बार बार अंदर की तरफ खींचता है लेकिन आगे भी पुल करता है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और शायद यही फोर्स है जो कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करता है। हम सबको पता है कि ना सिर्फ हमारा अर्थ सन के तरफ रिवॉल्व करता है, बल्कि हमारा सन भी इस पूरे गैलेक्सी के अंदर ना एक ब्लैक होल है जिसको हम लोग सैगिटेरियस ए के नाम से जानते हैं। हमारा सन भी उस सैगिटेरियस ब्लैक होल, सुपरमासिव ब्लैक होल के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग इसी ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करते हुए और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस को समझ सकते हैं। इनमें से सबसे प्रोमिनेंट एप्लीकेशन आप समझ सकते हैं टाइड्स का। हम सबको पता है कि हमारे अर्थ पर टाइड्स आते हैं। टाइड्स का मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमारे ओशन सरफेसेस, हमारे कोस्टल एरियाज में अपने लेवल को काफी हद तक ऊपर बढ़ा देते हैं और फिर कुछ समय के बाद उनको नीचे ले आते हैं। आखिरकार ये वाटर के लेवल्स में राइज और फॉल इसलिए होता है क्योंकि हमारा अर्थ और उस पर रहने वाला वाटर एक्चुअल में मून के ग्रेविटेशन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और ये अट्रैक्शन वैसे तो हमारे कॉन्टिनेंटल सरफेस को, जो कि बहुत भारी है, उसको तो नहीं उठा पाती है, लेकिन एक्चुअल में वाटर मॉलिक्यूल्स चूंकि फ्लूइडिक नेचर के होते हैं, यहां पर वो उठते हुए दिखते हैं। आप बोलेंगे सर तो फिर रिवर्स के पानी क्यों नहीं उठ जाते? रिवर्स के वाटर में भी ये उछाल देखने को मिलता है, लेकिन रिवर का वाटर इतना सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता कि हम उसको नोटिस कर पाए। जहां पर ओशन के वाटर्स हमारे अर्थ पर इतना ज्यादा सराउंडिंग या फिर इतना ज्यादा सराउंडेड होते हैं कि उनके थोड़े से ऊपर उठने पर भी काफी ज्यादा हाइट हमें मेंटेन होते हुए दिख सकता है। तो इस तरीके से तो हमने ये समझा कि मून का ग्रेविटी जो है वो हमारे अर्थ के अंदर टाइड्स लेके आ सकता है। तो और दूसरे ऑब्जेक्ट भी लेके आ सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। जैसे कि हमारे अर्थ पर सेम टू सेम ऐसा ही कुछ फोर्स लगाता है हमारा सन भी। लेकिन चूंकि अर्थ और सन के बीच में अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर्स का डिफरेंस है, इसीलिए ये फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है। और हमने ये बात समझी भी थी कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दो मासेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ेगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में इनका फोर्स भी कम होता जाएगा। इसके अलावा हम लोग कई बार देखते हैं कि दो गैलेक्सीज आपस में इंटरट्विंगलिंग नेचर में डांस करती हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे ऐसे डांस करती हैं। तो ये जो एक दूसरे की तरफ गैलेक्सीज डांस कर रही हैं, इसका असर भी कहीं ना कहीं ग्रेविटी के ओर ही जाता है कि एक गैलेक्सी के अंदर बिलियंस ऑफ स्टार हैं, इस गैलेक्सी के अंदर भी बिलियंस ऑफ स्टार हैं। बिलियंस ऑफ स्टार इन बिलियंस ऑफ स्टार पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं और यहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स और हम लोग ग्रेविटी का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। यहां पर जब हम लोग ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने ना एक वर्ड का यूज किया था जिसका नाम था मास। ये जो मास वर्ड है ना, M1, M2, एक्चुअल में क्या है? ये दो ऑब्जेक्ट के मास का मतलब क्या होता है, आइए इसको भी एक बार समझ लेते हैं। मास का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में कितना मैटर है और ये मैटर ही उसका मास डिटरमाइन करता है। ये वो ही मास है जो कि उसके इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। अब ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रकार का ऐसा स्टेट है जिसमें कि ऑब्जेक्ट हमेशा रहने की कोशिश करता है जहां पर वो है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी बॉडी अपने मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पोजीशन पर है तो वो रेस्ट पोजीशन पर ही रहना चाहेगा। यही स्टेट उसका इनर्शिया डिफाइन करता है। और हम यूं बोल रहे हैं कि अगर इनर्शिया उसके मास के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो इसका मतलब यह है कि जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट पर है और उसका मास बहुत ज्यादा है तो उसको मूव करने के लिए हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। और सिमिलरली अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा है और इस टाइम वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन में है, मतलब कि वो मूव कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब यहां पर आपके दिमाग में ना एक सवाल और उठ सकता है कि अगर ये मास है तो आखिरकार वेट क्या होता है? तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। देखो, मास जो है ना वो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास उसके पोजीशन के हिसाब से चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपका मास मान लेता हूं मैं 40 केजी है और इस 40 केजी को अगर मैं यूं कंसीडर करता हूं अर्थ पर तो भी वो 40 केजी होगा। अगर मैं उसको मून पर ले जाके मास कैलकुलेट करता हूं तो भी 40 केजी होगा। अगर मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने पर ले जाऊंगा और उसका मास कैलकुलेट करूंगा तो मास तो 40 केजी ही होगा। लेकिन यहां पर ना एक प्रॉब्लम है। वेट
आपका वेरिएबल होता है और वेट ऐसे हर लोकेशंस पर अलग अलग होता है। तो आखिरकार जो आप एक्चुअल में किसी भी दुकान पर जाके अगर 1 किलो चीनी का पैकेट उठाते हैं तो वो उसका मास है या वेट है? ये उसका वेट है। और वेट एक्चुअल में डिटरमाइन होता है आप किस जगह पर हो। सिमिलरली अगर आप यही 1 किलो चीनी का पैकेट अगर आप मून पर ले जाके उसी वेइंग मशीन से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कम मिलेगा। क्यों? उसके पीछे रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये ग्रेविटी एक्चुअल में एक एक्सेलरेशन लगाती है सभी ऑब्जेक्ट्स पर, सभी मासेस पर। और इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला हम लोग देखते हैं जिसका यहां पर आप देख सकते हैं, W इज इक्वल टू M इंटू जी। यहां पर W जो है वो वेट है, M जो है वो मास है और G जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहां पर आप ये बात को समझ सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ पर ज्यादा है तो आपका वेट अर्थ पर ज्यादा होगा। और अगर आप मून पर चले जाओगे जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है तो इसीलिए वहां पर आपका वेट जो है वो भी कम हो जाएगा। तो आपका वेट जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा जहां पर जैसी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी या फिर वहां का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब अगर आप लोग नहीं समझ पाते तो बहुत ही सिंपल सा है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल करा देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि वो जब अर्थ से टच करने वाला ही होगा तो वो अपने सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी पर होगा, क्योंकि वो ऊपर से अपनी स्पीड धीरे 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 बढ़ाता जाएगा टिल द टाइम वो अर्थ से कांटेक्ट नहीं बना देता। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब भी हम लोगों ने यही समझा था कि वेलोसिटी का धीरे धीरे करके बढ़ते जाना। तो ग्रेविटी भी ऐसे ही फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स पर अपना ये एक्सेलरेशन लगाता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो गया होगा। ग्रेविटेशन के बाद अब आइए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है वर्क और एनर्जी। सबसे पहले वर्क को डिफाइन करते हैं। वर्क का मतलब आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट ने जितना भी फोर्स स्टोर कर लिया अपने अंदर उसको हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी है वो। या फिर अगर हम लोगों ने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हुए किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर मूव कर दिया तो हम ये बोल सकते हैं कि हमने वर्क किया है। अब ये वर्क एक्चुअल में फिजिक्स के फॉर्मूले से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने बताया कि एक वर्क डिफाइन होता है कि आपने कितना फोर्स लगाया और कितने दूर तक उसको मूव किया। तो मतलब कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट का जितना फोर्स लगा है वो F और जितना वो डिस्प्लेस हुआ है उसका डिस्टेंस D। तो हम लोग बोल सकते हैं कि W इज इक्वल टू F इंटू D। अब यहां पर एक बात समझने का है कि ये जो वर्क है ये वर्क कभी भी एक्चुअल में नेगेटिव नहीं हो सकता है। यहां पर एक बात समझने की है कि जो हमने वर्क किया ना इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है लेकिन इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोगों ने किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स लगाने का जो डायरेक्शन है वो दोनों सेम है तो उस टाइम पर वर्क जो है वो पॉजिटिव कहलाता है। और सिमिलरली अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट उस फोर्स लगाने के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है तो हम उस टाइम पर वर्क को नेगेटिव कंसीडर करते हैं। इसी वर्क से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी। ये जो एनर्जी है ना ये एक्चुअल में वर्क करने की कैपेसिटी को डिफाइन करता है। किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंदर में कितना फोर्स लगाने की कैपेसिटी है हम इसको बोल सकते हैं कि ये उसके अंदर की एनर्जी है। इसको हम लोग बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसके लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं मैकेनिकल एनर्जी के कुछ फॉर्म जिसको कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी बोलते हैं। ये मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में ऑब्जर्व कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है, आप एक रबर ले लीजिए। रबर को अगर आपने बिल्कुल कांस्टेंट रखा और इस रबर को आपने धीरे धीरे स्ट्रेच करना स्टार्ट किया तो हमने क्या किया, इस रबर पर फोर्स लगा के इसको डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। अब चूंकि ये काफी डिस्प्लेस्ड हो चुकी है तो इस पोजीशन पर इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है और जैसे ही हम इस एनर्जी को रिलीज करते हैं तो ये रबर तुरंत ही अपने आप को वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेगा। आप सेम टू सेम आप लोगों ने बचपन में गुलेल तो देखा ही होगा। आप उसको क्या करते हैं, आप रबर को स्ट्रेच करते हैं और रबर को स्ट्रेच करने के बाद उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर देते हैं। मतलब कि हमने फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेसमेंट के साथ अब इसके अंदर में एनर्जी स्टोर हो चुकी है। इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही हमने इस पोटेंशियल एनर्जी को इसको छोड़ा ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी
वो एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन के दौरान बनती है, और पोटेंशियल एनर्जी वैसी एनर्जी है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके रेस्ट पोजीशन पर रहने से बनती है। अब यहां पर हमने जब रबर को स्ट्रेच करके उसको रेस्ट पोजीशन पर ही रखा है, बट स्टिल चूंकि हमने उसको एनर्जी से लगाते हुए, डिस्प्लेस करते हुए उसको रेस्ट पोजीशन पर रोका है, इसीलिए वहां पर पोटेंशियल एनर्जी दिखेगी हमें। पोटेंशियल एनर्जी का एक और फंडा है जिसको हम लोग ग्रेविटेशन के अगेंस्ट वर्क करते हुए भी देख सकते हैं। मान लो कोई भी बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है, आपको उसको उठाना है। जब आप जिम जाते हो तो मान लो डंबल उठाते हो, तो जब भी आप डंबल को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हो, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि अर्थ जो है वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से हर एक चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और इसके अगेंस्ट में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप वर्क कर रहे हो और इसके लिए आप एनर्जी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में दे रहे हो, सेम टू सेम जैसे हमने स्ट्रिंग में खींच के दिया था। अब यहां पर भी वही सेम चीज होगा। अब सोचो कि अगर आपने एक 5 केजी का डंबल उठाया और उसको उठा के अपने एक हाइट पर यहां पर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रख दिया, इसका मतलब क्या है कि अब इस डंबल के अंदर एक वर्क हुआ है जो कि नीचे ग्राउंड सरफेस से लेकर इतने हाइट तक उठाने पर हमने यहां पर वर्क किया, और अब चूंकि अब ये रेस्ट पोजीशन पर है, इसके अंदर हमने पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर दिया। अगर हम लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से देखें तो हम लोग को यह बात पता है कि जो भी फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये जो एक्सेलरेशन है अब चूंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, इसीलिए यहां पर हो जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम इसको जी से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि F इज इक्वल टू mg, और हमने इसको जितने भी हाइट पर उठाया है मतलब कि ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। तो हम लोग अगर यहां पर वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे या फिर एनर्जी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब है जो फोर्स था वो था मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि mg, और जितने हाइट पर हमने इसको उठा के रखा वो है इसकी हाइट, डिस्प्लेसमेंट इतना ही हुआ है mgh। तो यहां पर जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है वो इसके मास के अकॉर्डिंग mgh हो जाएगा, mgh। और जैसे ही आप इसको महसूस भी कर सकते हो, नीचे आप कोई भी एक शीशा रख दो और इसको इतने ही हाइट से छोड़ दो, तो आप देखो कि जैसे ही ये नीचे जाएगा ये अपना एक इंपैक्ट क्रिएट करेगा, जिससे आपने क्या किया, आपने इस पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ते हुए इसको काइनेटिक एनर्जी दे दी, और ये काइनेटिक एनर्जी नीचे जाके किसी भी चीज को शैटर करने की कैपेसिटी रखती है। इतनी एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। यहां पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना है आप लोग को कि जिस एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये एनर्जी कभी भी नए तरीके से क्रिएट नहीं हो सकती है। ये एनर्जी, जैसे अभी हमने देखा कि हमने उस एनर्जी को, ऑलरेडी उस ऑब्जेक्ट में एनर्जी थी, हमने उस एनर्जी को कन्वर्ट कहां पर कर दिया, वर्क करके उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब वही पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मतलब कि एनर्जी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन एनर्जी टू अनदर। इन दिस एग्जांपल, जैसे कि ये पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन फेज या फिर वन फॉर्म टू अनदर। तो इस हिसाब से हमने अपने इस फिजिक्स के चैप्टर के बेसिक्स को बहुत अच्छे तरीके से वाइंड अप किया है। आशा करता हूं कि आपको इस टॉपिक से काफी कुछ चीजें समझ में आई होंगी। इस चैप्टर में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।